विचार सुनने के बाद में जो क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क में आए, इस मंच के बाद में कुछ ऐसे लोग रहेंगे मंच पर जो हमारी शंकाओं का समाधान कर पाएंगे, तब हम आपस में सभी चर्चाएं करें तो उसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा संचालक महोदय से कि कार्यक्रम को सुचारू करें और हमारे जिले के गौपालन अधिकारी को मंच पर बुलाएं। धन्यवाद महामंत्री जी। और अब आगे अभी तो कुछ व्यवधान हो गया था, इसलिए माफ़ी चाहेंगे कि कोई गाड़ी निकली थी तार के ऊपर से और स्पार्क होके वो कट हो गया थोड़ा, इसलिए थोड़ा लाइट में विलम्ब हुआ। अब मैं वापस सुचारू रूप से, बाहर जितने भी महानुभाव गौशाला से पधारे हुए हैं कृपया यथास्थान अपना स्थान ग्रहण करें और आगे की कार्रवाई को सुचारू रूप चलाने के लिए आप यहाँ विराजें और अपनी बात सुने। गौशाला के बारे में जो हमारे अधिकारी आए हुए हैं वो अपनी बात रखेंगे। आपकी बात का कुछ समाधान हो सकता है, उसमें कुछ बाद में भी हो जाएगा, जब बाद में मीटिंग होगी तब होगा। एक गाड़ी है RJ07 CC 3246, इस गाड़ी को थोड़ा व्यवस्थित खड़ी करें। मेरा आग्रह है कि वो बीच में कहीं व्यवधान पैदा कर रही है। गाड़ी नंबर RJ07 CC 3246 जो भी है वो कृपया अपनी गाड़ी का यथास्थान थोड़ा स्थान परिवर्तन करें। धन्यवाद। आगे की इस कार्रवाई हेतु हमारे गोपालन विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पधारे हुए हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि कुछ और भी कोई आपकी गोपालन विभाग की कोई कार्य योजना हो या कोई अन्य आपके कोई नियम कानून नए बनाए हैं तो उनसे भी हमारी गौशाला के जो संचालक यहाँ पधारे हैं उनको अवगत करावें। श्री राजेंद्र जी स्वामी गोपालन विभाग बीकानेर वहाँ पधारें और अपनी बात रखें। सम्मानित मंच के सामने विराजमान अधिकारीगण, राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए गौशाला प्रबंधक संचालक महोदय, जैसा कि सूरजमाल सिंह जी ने और दादी जी ने गौपालन के नियम जो भी लेटेस्ट और सबके सुचारू रूप से आपको बता दिया है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो हमारे अधिकारी जो बात चली थी वो निरीक्षण में जाते हैं, उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे जहाँ तक है कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता किसी गौशाला का अनुदान रोके, परंतु मजबूरन हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया अपने गौशाला में संबंधित रजिस्टर जो 5-6 रजिस्टर है वो ज़रूर रखें। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो टैगिंग की है, पशु टैगिंग, कान में टैग लगा हुआ है। अधिकतर गौशाला के अंदर पशुओं के कान के अंदर टैग गिरे हुए मिलेंगे। उनका यही कहना है साहब टैग लगाया था, गिर गए, टूट गए। तो मेरा इसी संदर्भ में पुनः निवेदन है, पहले भी कह चुका हूं कि अच्छी क्वालिटी का टैग लगावें ताकि समस्या वापस आवे नहीं, दोबारा रीटैगिंग करनी नहीं पड़े। क्यों सरकार अनुदान उसी पशु को देगा जो टैग लगा होगा, बिना टैग पशु का अनुदान नहीं मिलना। तो पुनः एक बार फिर है कि अच्छी क्वालिटी का टैग ही लगाएं। तीसरा सबसे बढ़िया सुझाव उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले, हर जिले के अंदर एक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में त्रिमासिक बैठक के अंदर आपकी कोई भी समस्या गौशाला की हो वो हमें लिखित रूप से आप 30 अक्टूबर से पहले हमें दे दें। उस समस्या को एक एजेंडा एग्जाई करके उस कमेटी में रखेंगे और जिला स्तर पर अगर कोई समस्या है उसको दूर करेंगे। स्टेट लेवल की समस्या के लिए उसका प्रस्ताव हम स्टेट लेवल पर भेज देंगे। इसके अलावा और भी कोई समस्या आपको है तो हमें, आप चाहो तो हमें रिटर्न में दे सकते हो, यहाँ बता सकते हो। हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब भी मंच में विराजमान हैं। तो थैंक यू सर।
अभी गोपालन विभाग से हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी शर्मा स्वामी जी जिन्होंने अपना बात रखी, और अब मैं हमारे बीच नोखा के विधायक श्रीमान बिहारी लाल जी बिश्नोई से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें और गौशालाओं को संबोधन दें। श्री बिहारी जी। राज्य स्तरीय गौसेवा संचालक सम्मेलन, और इस मौके पर गौ माता की सेवा में बरसों बरस से लगे हुए प्रदेश भर के संचालक महोदय महानुभाव पधारे हैं, जो अपने आप में संत की उपमा दी जाए तो कम है, जो गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। और इस मौके पर हमारे बीच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मुख्य मेहमान के रूप में आदरणीय वल्लभ भाई कथीरिया जी हमारे बीच पधारे हैं दिल्ली से, जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का काम देखते हैं। और आप सब की भावनाएं, बरसों बरस से ये भावनाएं कि राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा आयोग बने जो गौ माता की चिंता करे और गौ माता की चिंता करने वाले लोगों की चिंता करे। तो उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी 19 में इस आयोग का शुरुआत की, और मार्च में आदरणीय भाई साहब का आपकी गौ सेवा के प्रति लगन, आपका काम देखकर, और अब चुनाव के बाद पुनः राष्ट्र में मोदी जी की सरकार आपने बनाई, उसके बाद आपने आयोग के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है, और आज हमारे बीकानेर की धरती पर आप पधारे हैं। आपका जोरदार स्वागत संचालक महोदयों के सम्मेलन में। और इस मौके पर हमारे सामने मंच पर विराजमान प्रत्येक अपने नाम से, अपने काम से गौ माता की सेवा में जीवन पर्यंत अपने आप को होम देने वाले, अपने आप को जीवन समर्पित कर देने वाले अनेक महान विभूतियां हमारे बीच विराजमान हैं। परम पूज्य अयोध्या पीठाधीश जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, आदरणीय नरपत सिंह जी विश्व हिंदू परिषद का काम देखते हुए, गौसेवा का काम देखते हुए, आदरणीय नौरंगलाल जी, सूरजमाल जी और आप ललित जी, अरविंद जी, आपने जो सुंदर रचना, सुंदर आयोजन किया है। और बीकानेर में आप इस गौ सेवा के निमित्त कोई भी काम हो, आपकी टीम जितनी सजगता से, जितनी लगन से लगी रहती है, उसका कोई सानी नहीं, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जितनी मेहनत और प्राणपण से आप जुटे हुए हैं। पूज्य संत रामानंद जी और एक एक विभूति, समस्त प्रातः वंदनीय, प्रातः स्मरणीय संत समाज के चरणों में वंदन। प्रेस मीडिया के सभी साथी, दूर दराज गांवों से पधारे हुए सभी संचालक बंधुओं, गौ सेवा, गाय जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान कहा गया है। माँ शब्द कहने में बहुत छोटा लगता है, माँ, लेकिन माँ के मायने कितने बड़े हैं वो ना तो भगवान पूरा गा सकते हैं, ना साधु संत पूरा बता सकते हैं। माँ के मायने 7 दिन 9 दिन की हम गौ कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, और आचार्य श्री के मुखारविंद से हम 9 दिन 7 दिन ये कथाएं सुनते हैं, माँ की महिमा का वर्णन सुनते हैं। तो ना तो माँ की महिमा उन कथाओं में पूरी गाई जा सकती है, और भगवान भी धरती पे आए तो भगवान तो स्वयं अवतार ले सकते थे, और भगवान भी धरती आए तो माँ के गर्भ से आए। और भगवान, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे गुरु जम्बेश्वर भगवान हो, चाहे भगवान अवतार पुरुष किसी का भी, हमारे आज लोक जीवन में जो लोक देवता है उनका भी, आज तेजा जी महाराज का हो, चाहे रामदेव जी महाराज का हो, गुरु जम्बेश्वर भगवान का हो, ऐसे अनेकों महापुरुष जो इस धरती पर अवतार लिया भगवान के रूप में, महापुरुष के रूप में। किसी ने 21 साल गौ में चराई, किसी ने 17 साल 7 साल गौ में चराई। अपने जीवन की शुरुआत गौ पालन से, गौ सेवा से की, और आपने अपना जीवन इसके लिए लगाया है। तो गाय को भी माँ का दर्जा हम सब देते हैं।
और माँ की महिमा का गुणगान भगवान भी कर नहीं पाए, इसलिए माँ को महान कहा गया, चाहे वो मातृभूमि हो, चाहे जन्मभूमि हो, चाहे हमारी जन्म देने वाली माँ हो, चाहे गौ माता हो। और इस महत्वपूर्ण काम में आप लगे हुए हैं। और आदरणीय कथीरिया जी, आप इससे पहले पिछली सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ में एक महकमे का नेतृत्व कर रहे थे। आप भारत सरकार में राज्य मंत्री के रूप में, भारी उद्योग के राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। और हम आपका ये भी धन्यवाद करते हैं आदरणीय कथीरिया जी, मंच पर बैठे हुए सभी साधु संत और हम सब महानुभाव जो राजस्थान के कोने कोने से आए हैं। आदरणीय कथीरिया जी ने अपना महकमा भी बीकानेर के खाते में डाल दिया। जो महकमा 5 साल तक कथीरिया ने दिल्ली में मोदी जी के साथ संभाला, वो आज हमारे सांसद अर्जुन मेघवाल जी संभाल रहे हैं। अपना महकमा हमारे बीच देकर गौ सेवा के काम में लगे कथीरिया जी। ऐसे कथीरिया जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और गौ सेवा के लिए आप डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं, वेटरनरी यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए हैं, डॉक्टर प्रोफेसर आए हुए हैं, तो जहां भी प्रशासन के अधिकारी आए हुए हैं, तो इस बात के लिए आदरणीय निमराना जी, अरविंद जी से चर्चा होती रहती है। विधायक बन के आपके आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का मौका रहा है और बहुत कठिन और बड़ा चुनाव आपके आशीर्वाद से जीत सका हूं। और विधानसभा में भी आपके हक और हकों की आवाज, और उस समाज से आता हूं जो बेजुबान की भाषा बोलता है। अपनी भाषा भगवान ने हमें जबान दी है, हम सब अपनी बात को कह सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस समाज से आता हूं, उस समाज में तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बेजुबानों की आवाज बनने का भी मार्ग प्रशस्त किया है। चाहे वो पेड़ जो ना बोल सकता हो उसकी आवाज बनने की बात हो, चाहे वो जीव जंतु, वन्य जीव जंतु जो अपनी बात कह नहीं सकता हो, उसकी आवाज उठाने की बात इस समाज से प्रेरणा ली है, साधु संतों से प्रेरणा ली है और भगवान से आशीर्वाद मिला है। तो उन बेजुबानों की आवाज को भी विधानसभा के पटल पर रखने का काम आपके आशीर्वाद से, जैसा भी आप बताएंगे, पुरजोर तरीके से आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। गौ माता के कल्याण के लिए, गौ माता की सेवा के लिए जितनी बातें हम कर सकते हैं, आपके मार्गदर्शन में, आपके बताए हुए रास्ते पे चलने का पूरा प्रयास करूंगा। आज आपके बीच ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे आदरणीय मेहमान दिल्ली से पधारे हैं और गौ सेवा के रूप में जिन्होंने जीवन समर्पित किया है, ऐसे साधु संत हमारे बीच विराजे हैं। आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और जीवन दान करने वाले, जीवन भर गौ माता की सेवा में मेरे गौ सेवकों, गौ पालकों को, गौ संचालकों को बहुत बहुत साधुवाद। मंच को प्रणाम करते हुए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद बिहारी जी विश्नोई, विधायक नोखा। अब मैं आपके सामने जो बात, जिस कार्यक्रम के लिए आयोजन किया गया था, उसी संदर्भ में हमारे बीच श्री अवस्थी जी बीकानेर पधारे हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आवें और अपनी बात रखें। श्री अवस्थी जी। सभी साधु संतों के चरणों में चरण वंदना, मंच को सादर नमन। और सबसे ज़्यादा मेरा जो नमन आप जैसी आज जो शख्सियत आज हमारे बीच हैं, उन गौ भक्तों को जब मैं देखता हूं और गौशाला संचालकों को देखता हूं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। 55 वर्ष मेरी उम्र हो गई है और 55 वर्ष में मैंने एक ही देखा है कि गौ माता की सेवा का ही फल है कि 3 बार गोली लगने के बाद आज आपके बीच हूं। साथियों, मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर दिल से आपने गौ माता की सेवा की तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कमी आपको नहीं रहेगी। यह मेरा पूरे जीवन का अनुभव है। बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहा था, पत्रकारिता करते करते एक शौक चढ़ा मेरे दिमाग में कि गौ माता की मुझे सेवा करनी है, और उसी का परिणाम है कि आज आप जब मेवात एरिया में जाओगे तो मेवात एरिया में कहा जाएगा कि उस अवधेश अवस्थी को आप पकड़ के ले आओ,
तो हम 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये सब आप लोगों की शक्ति है जिसके कारण आज हम लोग लड़ रहे हैं। गौपुत्र सेना के राष्ट्रीय सचिव का भी मेरे पास दायित्व है, गौग्राम सेवा संघ में उपाध्यक्ष गौरक्षा का भी मेरे पास दायित्व है। तो मैं तो आज इस मंच के माध्यम से आपसे इतना सा ही निवेदन करना चाहता हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि गौरक्षा जब तक होगी और गौ माता सुरक्षित होगी तो ये देश का भविष्य सुरक्षित होगा। अभी मैं आपको बताऊं, 6 दिन की एक मैं सेमिनार में गया। सुभाष पालेकर एक आप वैज्ञानिक हैं जिनको माननीय मोदी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उनका कहना है जिस दिन किसान ये पहचान जाएगा कि मुझे 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर से मुझे जब खेती कर देनी है, आपको कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। और आज मेवात में हम हिंदू भूल रहे हैं और मेवात के लोग, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, 7,000 किसान इकट्ठे हुए और 7,000 किसानों ने एक कसम खा के गए उस दिन कि हम हमारे घरों में गौ माता बांधेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि गौमूत्र और गोबर इनके बगैर खेती नहीं हो सकती। और जिस दिन उनके खेती समझ में आई है तो आज आपको कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास ऐसे मॉडल, हमारे सुमेर सिंह जी जैसे किसान हैं जो 5,000 रुपए कुंटल में गेहूं बेचा है। ऑनलाइन आज उनके पास पैसा, ऑनलाइन लोग विदेशों से पैसा भेज रहे हैं कि सर आपका जो गेहूं पैदा हुआ है, जो गौ आधारित खेती से पैदा हुआ है, गौ माता के उससे जो गोबर से पैदा हुआ है, उस गेहूं को हम खरीदेंगे। आप अपनी शक्ति को पहचाने हनुमान जी की तरह। आपकी गौ माता में वो शक्ति है कि उसको आप कहीं भूल नहीं सकते। हर क्षण हर पल आपके साथ है गौ माता। केवल आपका मेरा इतना सा निवेदन है कि गौ माता की शक्ति को पहचाने। आपके क्षेत्र में भी गौ आधारित खेती को एक बार प्रशिक्षण कराएं, जिले लेवल पर प्रशिक्षण दिलवाएं। जैविक खेती के अलावा, जैविक खेती में तो आपको कैचुआ खाद पैदा करनी पड़ेगी, उसमें कुछ नहीं पैदा करना। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, उसमें जो अपने आप जो उसके पत्ते झड़ेंगे वो अपने आप इतना बड़ा आपको खाद है कि आपको किसी प्रकार का खाद देने की भूमि में जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे आज इस गौरक्षा के विभाग से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जैसा काम कर रही है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इस मंच के माध्यम से मैं मेरी पीड़ा क्या कहूं, आपको भी पता है कि आज स्थितियां ये है कि गौरक्षा जो आज हमारे यहाँ बार बार में निरीक्षण होते थे, स्थितियां क्या है कि गौरक्षा के नाम पर सरकार ने हमारा निल बटे निल बैलेंस कर दिया है। रोजाना मेरे क्षेत्र से जब गाड़ियां निकलती हैं तो मेरा खून खौल जाता है कि गौरक्षा का जो काम हमें सौंपा गया है आपके माध्यम से, लेकिन गौ माता को रखना भी हमें। किसान के जिस दिन समझ में आ जाएगी कि खेती मेरी करने का पूरा जरिया मेरा गौ माता का गोबर और गौमूत्र है, उस दिन सब कुछ आपका भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज, हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं कथोरिया जी, वो पधारे हैं। और मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप हमारे गौ माता की रक्षा के लिए जो आपने बीड़ा उठाया है, तन मन धन से हम आपके साथ रहेंगे, चाहे हमारी जान निकल जाए, हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। गौ माता की रक्षा में आप हमारा साथ दें। धन्यवाद। धन्यवाद अवस्थी जी। आगे के लिए हम संयुक्त निदेशक डॉक्टर पूनम चंद जी शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो पशुपालन विभाग की तरफ से अपना संबोधन दें। श्री पूनम चंद जी शर्मा। परम आदरणीय संत साधु सिंह महादेव और माननीय विधायक प्यारीलाल जी और खतूरिया जी, मैं पशुपालन विभाग की ओर से आपको ये सभी गौपालकों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आपकी समस्या आप दे रहे हो, मैं विभाग को पहुँचा के उसके लिए आपकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद। संयुक्त निदेशक जी ने अपना सिर्फ स्वागत भाषण के लिए रूप में इन्होंने धन्यवाद और आभार प्रकट किया है। अब मैं हमारे बीच श्री नरपत सिंह जी शेखावत पधारे हैं, केंद्रीय मंत्री है विश्व हिंदू परिषद के राजस्थान भारत सरकार से, अभी ये केंद्रीय मंत्री है श्री नरपत सिंह जी शेखावत।
परम सम्मानीय संत चरण, इस गौ सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करके और अपने केंद्र का जो सारा काम पूरे भारतवर्ष में गाय की समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मोदी जी ने जिनको लगाया है, और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने आप को इस सेवा के लिए समर्पित किया है, ऐसे हमारे वल्लभ भाई जी, यहाँ के आपके लोकप्रिय विधायक महोदय ललित जी भाई साहब, सूरजमाल सिंह जी, नीम राणा, नौरंग जी भाई साहब, बाकी सभी मंच पे विराजमान बंधु और सामने बैठे सब गोभक्त बंधुओं, गाय की समस्या हम सब समझते हैं बहुत बड़ी समस्या है। गाय के प्रति ये जो समस्या है ये हमारा श्रद्धा का कारण है, क्योंकि हम गाय के प्रति हमारी श्रद्धा है। शुरू से गाय पालने का जो कार्य है ये कोई आज हमने शुरू किया ऐसा नहीं है। जब से पृथ्वी पे गाय आई है, जब से पृथ्वी की संरचना हुई है, जब से पृथ्वी बनी है, तब से लेके लगातार ये गाय का जो विषय है ये लगातार कोई न कोई लगातार करता रहा है। लोगों ने अपना जीवन भी दिया है, अनेक तरह के इस तरह के उदाहरण हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखे हैं, सारी बातें हैं। लेकिन आज हम भी इस कार्य में जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। परमात्मा ने हमें ये कार्य करने का मौका दिया है। हम सब लोग मिलकर सारी समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। सब लोग मानते हैं, सरकार भी इस बात को मानती है, संस्थाएं भी मानती हैं, बाकी जो संगठन काम करते हैं वो भी मानते हैं कि गाय का कार्य करना और गाय गौशालाएं चलाना बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक समस्याएं आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन आप लोग सब डटे हुए हैं, संकल्पित हैं, गाय रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए संकल्पित हैं, इसलिए आपका संकल्प ही सारे कार्य में काम करेगा। अनेक तरह के इस तरह के संगठन इस सारे पूरे राजस्थान में काम करते हैं। एक संगठन इस सारी समस्याओं का समाधान कर भी नहीं सकता। अलग अलग संगठन सारे मिलके जिस तरह के कार्य कर रहे हैं उसी से सारे समाधान होते हैं। सरकार पे भी उसी कारण से प्रेशर बनता है, और सरकार जो हमारी समस्याओं को मानती है, सरकार के सामने जो विषय रखे जाते हैं उसको जो मानती है, उसका कारण भी यही है कि सरकार ये चाहती है कि भाई कैसे भी इस समस्या का समाधान हो, कैसे हो। तो कई बार भी सरकार ने यही कहा था, भाई पैसा मानते हैं, ये समस्याएं सारी हैं, लेकिन समस्याएं हैं उसके बावजूद भी हमारे पास में पैसा नहीं है, इसका अभाव है। तो हमने सबने मिलके, संगठन ने मिलके, सारे लोग जैसे अभी बताया था, ललित जी हैं, श्रीमाल जी हैं, बाकी साहब सब लोगों ने मिलके, नीमराना जी वगैरह सब ने मिलके एक सारा सब गौशालाओं के, पूरे राजस्थान की जितनी गौशालाएं हैं उन सारे गौशालाओं की जो आदर्श गौशालाएं सरकार के पास में चिन्हित की हुई हैं, उन सब की सरकार के साथ में बैठा के एक सरकार की समिति बनाई गई, और समिति ने उन गौशालाओं की सारी समस्याएं सुनी, और सुन के उसकी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान समिति के माध्यम से किया गया। जिसमें सबसे बड़ा समस्या जो थी सरकार की वो थी कि हमारे पास में पैसा नहीं है, और आप कि सब लोगों की मेहनत से, आपके सब लोगों के परिश्रम से, आप सब लोगों के संघर्ष के कारण से सरकार ने इसका पैसा नहीं है, इसका स्थायी समाधान निकाला। और जो रजिस्ट्री पे सेल्स लगाने का काम है, और जो शराब के जो ठेके पे सेल्स लगाने का जो कार्य था, ये जो सारे कार्य हुआ उससे हमारे सारे गाय के जो जितना पैसा खर्च होता है उतना पैसा सरकार के पास में आता है। ये बात अलग है कि ये गाय का पैसा है, इसको कोई भी किसी रूप में काम में नहीं ले सकता। सरकार ये नहीं कह सकते हमारे पास में बजट नहीं है, ऐसा है। इसलिए गाय के खाते का पैसा गाय के ही लिए ही खर्च होगा और कहीं खर्च नहीं होगा। ये समाधान स्थायी रूप से हो गया, और ये समाधान होने के बाद में अब जब भी हम लोग जाते हैं, सरकार ये नहीं कह सकते हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार ये जरूर कहती है कि पैसा तो है, आपका ही है, गाय का ही रखा हुआ पैसा है, लेकिन ये जो गाय का रखा हुआ जो पैसा है, ये गाय का पैसा हमने काम में ले लिया, हमारे पास में भी आर्थिक परेशानी है इसलिए हमने इस ले लिया, वो ले लिया, कोई भी बहाना करती होगी अलग बात है, लेकिन स्थायी समाधान आप लोगों की सबके कारण से, और ये जो संगठन है इस सबके संगठन के कारण से ही समाधान हो पाया। इसके बाद में दूसरा जो विषय आता है वो आता है कि ये जो सारी समस्या है इसके बारे में समाधान कैसे हो सरकार के साथ में।
तो इस सरकार ने ये बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है कि सब लोग बैल के हर तीसरे महीने समस्या का समाधान करेंगे, कलेक्टर के साथ बैठेंगे, वो विषय आएगा। तो ये भी मैं मानता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हम सब लोग गाय के लिए संकल्पित हैं, किसी सरकार के साथ बंधे हुए नहीं है, सरकार के साथ में लगने वाले नहीं है। सरकार किसी चीज़ को, गाय की बात मानता है वो हमारा अपना है, और बाकी कोई दूसरे के साथ में, किसी के साथ में अलग से जुड़े हुए नहीं है। अनेक बार ये समस्याएं आ जाती हैं कि अभी ये बीजेपी की सरकार इसलिए नहीं बोलता, ये वो कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं बोलता। इसलिए हमें अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि हम सब लोग गाय के प्रति ही संकल्पित हैं, और आप लोगों का जो संकल्प है यही कार्य करेगा। ये भी एक बंधु ने ये बताया था कि यहाँ पे जो जिसमें ये जो घास वगैरह करने के लिए ये जो बबूल खड़े हैं, ये वास्तव में बबूल की बहुत बड़ी समस्या है। ये भी केंद्र की एक बैठक हुई थी, उसमें भी मैंने सुना था, वहाँ जो एक विशेषज्ञ आए थे उन्होंने कहा 56 लाख एकड़ जमीन, जो जमीन है, बीघा जमीन है, वो सारी इसके कारण से रुकी हुई है। नहीं इसमें घास पैदा होता है, न पैदा होती है, न और किस तरह का कोई पैदा होता है। तो सरकार अगर ये भी गाय वालों को, गौ वालों को दे दे तो वो साफ करके उसमें कोई न कोई घास उगा सकते हैं। ये विषय केंद्र में भी हम भी रखेंगे, और अपने पास में तो अब जो अध्यक्ष जी आए हुए हैं वल्लभ भाई, ये भी सारा विषय वहाँ रखेंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग संकल्पित हैं। आपका एक एक व्यक्ति का संकल्प बहुत बड़ा काम कर सकता है। एक छोटी सी बात मैं हमेशा बताता हूँ कि संकल्प कितना बड़ा काम कर सकता है, वो कह के मैं मेरी बात समाप्त करूँगा। जीजाबाई महाराज शिवाजी की माँ थी, जब वो बचपन में थी, छोटी थी, तो छोटी जब थी उन्होंने उस समय भी ये, जब औरंगजेब के अत्याचार होता था तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, और ये कहा कि सब आप ये सारा जो अत्याचार होता है, गायें कट रही हैं, मंदिर टूट रहे हैं, ये सारे जो कार्य हो रहे हैं, ये सारे कार्य आप इसके लिए हमारे साथ लगो, हम संघर्ष करेंगे। उनके पिताजी ने कहा तुम जानते नहीं औरंगजेब का कितनी बड़ी सल्तनत है, कितनी बड़ी ताकत है उसकी। इसलिए उन्होंने उस सारे विषय को लेके और मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, तो उसका, उस बच्ची का जो संकल्प था, उसने अपने पति से कहा, और उन्होंने अपने पति से कहा कि आप अगर मेरे साथ लगो तो अब तो मैं युवा हो गई, मेरे पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि इस औरंगजेब को जो ये अत्याचार कर रहा है, इस अत्याचार को समाप्त करूंगी मैं, ऐसा मेरा संकल्प है। अकेली बच्ची का संकल्प था वो, लेकिन पति की भी हिम्मत नहीं हुई। तो उस जीजाबाई ने ये संकल्प लिया कि न मेरे पिता ने मेरी बात मानी, मेरे संकल्प को पूरा किया, न मेरे पति ने मेरे संकल्प को पूरा किया, लेकिन मैं ऐसी संतान पैदा करूंगी और उसको संस्कार दूंगी कि इस औरंगजेब का जवाब देने वाले संतान पैदा करूंगी। और आप सब जानते हैं शिवाजी को उन्होंने पैदा करके संस्कार दिया, और उसके कारण से उसने जो औरंगजेब की वो सल्तनत थी उस सब का मुकाबला किया। तो मेरा आपसे तो इतना ही निवेदन है कि आप एक एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपका एक एक व्यक्ति का जो संकल्प है, वरना आदमी थोड़े दिन चलता है और ढाप जाता है, परेशान हो जाता है, कौन इस काम को करेगा। लेकिन आप लोगों का जो संकल्प है इस गाय को बचा पाएगा, और आप लोगों का ये जो संकल्प और जो जोश है, जो आत्मविश्वास है, इसके कारण से हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम सब मिलके ही सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय श्री राम, जय गौ माता। धन्यवाद नरपत सिंह जी शेखावत जी से। अब मैं आगे की कड़ी में हमारे संत वृंद हैं, उनसे आग्रह करूंगा, जो मामड़ियाई गौशाला आकड़ली बाड़मेर से पधारे हैं, श्री सुबोधानंद जी सरस्वती जी महाराज, कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। श्री सुबोधानंद जी महाराज सरस्वती। एक और बाबूलाल जी जांगीड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा दल तारानगर से पधारे हैं, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर पधारें। श्री बाबूलाल जी। लाल ध्वजा ब्रदू जड़े वाचू चहू वेड़ा मेहाई मोटे तखत करनी थान कला चिंता विघ्न विनाशनी
कमलासनी सगत वीण हथी हंसवाहनी माता देहु सुमत आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदामं लोकाभिरामं श्रीरामं हरिभूयो भूयो नमाम्यहम् वसुदेव सुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए मंचस्थ पूज्य संत वृंद संतों के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, गौ भक्तों, वात्सल्यमयी मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा सत सत नमन। सज्जनों, आज स्थिति है कि कोई समय था एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति को 10 गायें हिस्से में आती थी। ऐसा भी हमारी भारत का इतिहास है। और आज ये स्थिति है कि 10 इंसानों के बीच में एक गाय बची है। फिर भी इसमें खींचातान चल रही है। सबको ये लग रही है कि कैसे होगा, क्या होगा। सरकारें कितनी योजनाएं बनाती हैं। पहले एक बार मीटिंग हुई कि सब सुझाव दो। मैंने कहा कौन सुझाव देता है? जो आप ये क्लस्टर चलाते हो और कोई नरेगा चलाते हो और कोई क्या बनता है और कोई क्या बनता है। से केवल योजना वोट कैसे मिले ये बनती है, लेकिन अगर एक बार गाय कैसे बचे ये योजना बनाए तो कोई समस्या रहती नहीं। ये बिल्कुल निश्चित बात है। अभी भाई साहब बोल रहे थे, वो बिल्कुल खरी बात है। अब 6ठे महीने में उन्होंने पैसे दिए और आज अब वो कैमरा ले आए हैं, तो भाई वो तो उस वक्त देखना था आपको। अब क्या उसकी कमियां ढूंढेंगे, कैसे भी करके कोई गिनती में कम आ जाए। बस गाय को कम दो। टैग भी लगा दिया, तहसीलदार ने भी गिन लिया, एसडीओ ने भी गिन लिया। वो सब गिनती की कोई वैल्यू नहीं। अब उसमें वो कर दिया, ये कर दिया, फिर भी पैसे कहाँ। तो सिर्फ गाय को ही क्यों कोसा जा रहा है? देश में कितने अनर्गल पैसे खर्च होते हैं। वो अगर पैसे गाय के लिए खर्च, अभी सब बोले थे भाई साहब कि कितने कहाँ कहाँ खर्च होते हैं पैसे। आप देखिए, भगवान को दुनिया ने ये कहा कि 33 करोड़ देवताओं गाय के भीतर विराजमान हैं। तो गाय के लिए पैसे खर्च अगर गांव में, जैसे गांव गांव में मंदिर बनते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वही पैसे अगर गौशालाओं में खर्च हो जाए तो समस्या सारी समाधान हो जाएगा। लेकिन नहीं, होड़ लगी हुई है और वहां बोलियां चढ़ती है। सब मानो पागल खाने की तरह काम करते हैं। अरे नौनो मिल जाए टोनो को मिले नहीं। जड़ा कहे मारा 20 लाख, बीजड़ो कहे मारा 35 लाख और बणियो कहीं ईंडो चाड़ियो और ईंडे रे हेठे चिड़ी न सियाड़ी मिले कौन। और तो गायों रे सियाड़ी करो कि तो गऊ बच जाए। गाय मर चुकी है, गाय थोड़ी सी बची है। तो सज्जनों, गायों के लिए हमें सबको ऐसी योजनाएं गांव में जो बनी है उनका बहिष्कार करते हुए वो पैसे गौशालाओं में लग जाए तो कहीं दूसरों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब ये गोपालकों का अनुभव, आपका सबका अनुभव है। पहले लोग चंदा भी देते थे गायों के लिए, अब तो कोई चंदा ही नहीं देते। सब लोगों का मन अलग हो गया कि निशा मोरे गौशाला के घने हो गए, गौशाला में कोई के गौशाला में धंधा मोहम्मद लिया। अब गायें कहाँ जाएगी, क्या करेगी, समझ में नहीं आ रही। गांव गांव में सब, कहीं भी गांव के अंदर ऐसी स्थिति। बरसाले में किसान कहते हैं कि बरसाले में हमारे समस्या होती, गाय 3 चारे का चराना नहीं देते हैं, तारबंदियां हो गई। गोचर भूमियों में अभी हमारे सब बबूल हो गया है। सारी की सारी गोचर भूमियां तो बबूलों ने छीन ली। इधर गांव के जो गांव थे वो सब तारबंदियों में आ गई और सरकार उसमें टिप्पणियां कर रही, कभी वो कर रही। और जब मैं तो सोचता हूं कि जितना पैसा दें वो समय पे दे। अब आप समझो अप्रैल में पैसे मिलने थे, वो अभी तक नहीं मिले। अब वो क्या गाय के काम आए बताओ।
अब वो ज्यों त्यों करके समय पूरा किया, फिर बाद में वो पैसे जितना समय पे मिलता है, जितना सदुपयोग हो सकता है, उतना सदुपयोग अब 8 महीनों से मिलने से नहीं हो सकता। तो समय पे पैसा मिले तो वो गाय के काम आ जाए। तो सरकारों को बाध्य भी करनी चाहिए और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ये गाय के साथ इतना कुटाघात क्यों हो रहा है। बाकी सारे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। लोगों ने गांव घरों से निकाल दी, लोगों ने गायें जा गौशाला में डाल दी, तो गाय सबके लिए भार बन गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और जब तक गाय सरकारें होती थी, राजा होते थे, पहले राजाओं का चयन होता था, चुनाव नहीं होता था। कहते हैं राजन आपको गद्दी पर बैठना पड़ेगा। कि नहीं, मैं कैसे बैठूं, मुझे बताइए ब्राह्मण देव, ये हम अगर राज करेंगे तो राज कैसे सुरक्षित रहेगा, राजा में सब प्रजा जो सदाचारी कैसे होगी, मेरे वंश की कैसे वृद्धि होगी। तब हमारे वेद में लिखा हुआ है कि जो दशांश गाय को अगर दोगे राजन तो आपके कोई बाढ़ बांका नहीं करेगा। तो अभी क्या करें कि अभी आप क्या ग्रहण कर रहे हो, भूमि ग्रहण कर रहे हैं, तो भूमि दशांश गाय को दो। तो वो गोचर भूमियां पहले हमारी संस्कृति ने, हमारे वेद के मुताबिक राजाओं ने जो छोड़ी थी, वो गोचर भूमियां जहां जहां सब बंद दब गई, कोई हॉस्पिटल बन गए। पर याद रखने जैसी बात है, जिन्होंने गोचर भूमि में हॉस्पिटल बनाएंगे उस हॉस्पिटल से मरेंगे ज्यादा और जिएंगे कम। जिस गोचर भूमि में स्कूल बनाई है वो स्कूल में बच्चे बिगड़ेंगे ज्यादा, सुधरेंगे कम। ये बिल्कुल दुनिया का नियम है कि गाय की कोई वस्तु मानव नहीं दबा सकता। भूमि दबा ली, हक दबा लिया। गाय का सरकार में दशांश अधिकार है, सरकार से मांगना चाहिए कि हमारी परंपरा कहती है, वेद कहता है कि दशांश गाय के लिए होना चाहिए, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। और जो दशांश निकालता है उनका हमेशा बोलबाला रहेगा। और जो गाय के हिस्से के पैसे अभी कह रहे थे हमारे दूसरे खाते में खर्च हो गए, क्यों भैया, तुम्हें दूसरे खाते से गाय को देना चाहिए था, वो तो गया, लेकिन गाय के खाते के पैसे तुमने दूसरी से खर्च कर दिया। क्योंकि गाय के पास वो सोचते हैं कि वोट नहीं है, लेकिन गाय के पास ऐसे वोट है जो तुम वोट मांगोगे और वो सोट का काम करेगा। गाय कोई सुनी नहीं है भगवान की, उसके ऊपर बहुत भगवान आप हमारी परीक्षा ले रहा है कि गाय की क्या क्या करते हैं। गाय अपने आप में सक्षम है, मानव को सिर्फ समझना चाहिए कि मुझे गाय को चारा डालना तो सब मिल जाएगा। इसलिए ये जितनी सरकार की योजनाएं बनती है, नरेगा हो चाहे और कोई ये क्लस्टर हो चाहे और ऐसे कई अनेक योजनाएं, उन योजनाओं का समाज उसका पूरा विश्लेषण करके जो जो पैसे फालतू लगते हैं वो गौशाला में लगा दें। और एक काम और, संसार अभी आप जितने बैठे हो, जितने लोग अगर जितने कोई मेहनत करें कि जो नशा करते हैं, जैसे चाय पीते हैं, बीड़ियां पीते हैं, गुटखे खाते हैं, वो अगर छुड़ा देंगे तो नशा का जितना पैसा खर्च होता है उतना अगर गाय के लिए खर्च कर दिया जाए तो गाय के चारे की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसी छोटी छोटी बहुत चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। और गाय के लिए जितना आप योजना बना, आप आए हो तो सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए नहीं, कुछ करके जाना है, कोई प्रतिज्ञा लेके जाना है। और जब कभी काम पड़े तो आपको सबको बुलाएं, तो आपको सबको उस जगह आना चाहिए। और एक गायों का जो संगठन खड़े होते हैं उनसे भी निवेदन है कि ये जो संगठन एक का दूसरा क्यों गठित होता है कि एक संगठन पक्षपात करता है, भीड़ जुटा देता है और अपना मतलब सिद्ध करके चले जाते हैं, तो दूसरे संगठन असंतुष्ट होते हैं। तब वो संगठन 2 का 3, 3 का 5 होता है। तो पक्षपात ना करें, ईश्वर को साक्षी रख के, और जितनी भीड़ गायों वाले जितने गोपालक आए हैं उन सबके पक्ष में काम करें तो ये संगठन बन के रहेगा। और अगर अपनी अपनी डुगडुगी बजाने की कोशिश करी तो फिर बिखर जाएगा। इसलिए सज्जनों, एक ईश्वरवाद से और संपत्ति से एकजुट होकर के गाय के लिए लड़ेंगे और गाय का हक लेके रहेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। गौ माता की, सनातन धर्म की आप सबकी जय हो। धन्यवाद
सुबोधानंद जी, सरस्वती जी। और इस क्रम में आगे मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बाबूलाल जी जहांगीर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोरक्षा दल तारानगर है। उनसे आग्रह है कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें और बाद में चाहें तो मंच पर भी विराजमान हो सकते हैं। इनसे पहले भी आग्रह हुआ था लेकिन पधारे नहीं थे। राम। उपस्थित संतजन, गौ भक्तों एवं सरकार के गणमान्य लोग, सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस आयोजन के कर्ता भाई ललित जी, सूरजमाल सिंह जी व उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने गौ भक्तों को एक साथ इकट्ठा कर हमें दर्शन का सौभाग्य दिया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने गाय के विषय में जो बातें मूल्यवान थी वो आपको बताई है। मैं इसी विषय में एक दो सरकारी बातें जो हमें आवश्यक है वो बताऊंगा। एक तो पीछे सरकार ने गौशालाओं की संख्या, जिस गौशाला में 200 गायें हैं उसी को अनुदान मिलेगा, बाकी गायों को अनुदान नहीं मिलेगा। इस विषय को लेकर के सरकार ने एक आदेश पारित किया था। उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गया था मैं, और हाईकोर्ट से मैंने एक ऑर्डर करवाया कि जिस गौशाला में 100 गायें होगी उसी को भी अनुदान मिलेगा। उसके बाद में वो ऑर्डर भी सरकार ने निकाला, पिछली सरकार ने, लेकिन अब जो वर्तमान में सरकार है उस सरकार में आते आते वो आदेश गायब हो गया। तो मैं जो सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूँगा कि उस आदेश की पालना करवाए। जिस गौशाला में 100 गौ माता है उनको भी अनुदान मिलना चाहिए। दूसरी, गायों के विषय में हम सब लोग अगर एक रहेंगे तो सरकार नहीं, केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ेगा। हमें एक रहने की ज़रूरत है। आपको याद है कि राजस्थान में पिछले 10 साल पहले कभी भी राज्य सरकार की तरफ से अनुदान नहीं मिलता था। उसके लिए आज से करीब 10 वर्ष पहले, 10 हो गए, 1-2 वर्ष कम हो सकता है, अपन जयपुर में इकट्ठे हुए थे और पथमेड़ा महाराज जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। सभी संगठन वहाँ इकट्ठे हुए और अपन ने सरकार पे दबाव बनाया। तब से गहलोत सरकार ने 3 महीने अनुदान की घोषणा की थी। उसके बाद फिर बीजेपी सरकार ने उसको बढ़ाया, 6 महीने भी किया, और सरकारें सारी करेगी, लेकिन वो करेगी तब जब हम सब संगठित रहेंगे। अब इस विषय की ओर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए आपका एक ध्यान दूसरे विषय की ओर थोड़ा बताऊंगा। 5 मिनट का समय लूंगा। राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, सभी राज्यों से गायों की तस्करी सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है और अभी भी हो रही है। हम लोग यहाँ गाड़ियाँ पकड़ते हैं, 10 गाड़ियाँ राजस्थान से निकलती है, 5 पकड़ पाते हैं, 5 चली जाती है। वो सारी की सारी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी से होते हुए, और भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहाँ सारी गायें जाती है। और वहाँ जो गायें जाती है उन गायों का जाने के 4 राज्य हमारे, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम, इन स्टेटों से होके जा रही है। तो वहाँ उन राज्यों में गौशालाएं भी नहीं है, और वहाँ बॉर्डर पे जो बीएसएफ के जवान हैं उन गायों को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद उन गायों को कहाँ रखे, ये बड़ी समस्या थी। क्योंकि दोबारा उस गायों की बोली लगती थी, ऑक्शन होता, और ऑक्शन में वो गायें वापस कसाईयों को मिल जाती थी। हमने अभी सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी, आदेश करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया 1 साल पहले कि जो भी गायें पकड़ी जाएगी वो गौशाला को मिलेगी। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि वहाँ गौशाला नहीं है। बंगाल में पता है ममता बनर्जी का राज है, वहाँ तो सरेआम गायें कटती है, तो वहाँ गौशाला नहीं है। अभी जनवरी से हम लोगों ने, भारत के कुछ प्रमुख गौ भक्त संत लोग इकट्ठे होकर के जनवरी से हमने काम स्टार्ट किया। बांग्लादेश के बॉर्डर पे सबसे पहले हमने बंगाल से काम स्टार्ट किया। बंगाल पे हमने 12 जगह ऐसी गौशालाओं की छोटी स्थापना करी कि जो भी गायें पकड़ी जाएगी, बीएसएफ जो गायें पकड़ेगी वो गायें हमें देगी। और अभी हम वहाँ काम कर रहे हैं, 8-9 महीने हो गए। हमारे पास अभी 12,000 से ज़्यादा गौ माता वहाँ है। और उस काम करने का नतीजा ये हुआ कि बंगाल का जो बॉर्डर है, बंगाल से 95% तस्करी बंद हो चुकी है। आसाम, त्रिपुरा और मेघालय,
अभी इसी नवमी को हमने आसाम में भी गौशाला की स्थापना कर दी है, त्रिपुरा में भी करेंगे और मेघालय में करेंगे। हमारा ना ऐसा मानना है कि 1 साल के अंदर अंदर हम पूरे बॉर्डर पे जो तस्करी भारत से जो गाय की तस्करी हो रही थी, गौ माता को ले जाया जा रहा था, उसको हम बंद कराने में आप सब लोगों के सहयोग से कामयाब होंगे। तो ये जो काम हम कर रहे हैं, इसमें अब तक 7-8 महीने तो हम लोग ऐसे ही कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन अब काम बड़े रूप में बढ़ गया है। सब लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि काम भी ऐसा ही है। तो अभी हमने पथमेड़ा महाराज जी से मिले, उनसे संपर्क किया कि महाराज जी ऐसी बात, आप गायों काम कर रहे हो, हमारा सहयोग करो। तो महाराज जी ने राजेंद्र दास जी महाराज जो मलुक पीठ वृंदावन रहते हैं, महाराज जी से उनको बोला और महाराज जी वहाँ बॉर्डर पे गए। उन्होंने भी कहा देखी वहाँ स्थिति, तो वहाँ कलकत्ता के लोगों को इकट्ठा किया। इसी 3 तारीख को तो मलुक पीठ महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश मुनि जी महाराज जो पंजाब से अपनी गौशाला को तूड़ी भेजते हैं, वो भी बॉर्डर पे गए हैं, उन्होंने भी देखा है, वो भी सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह और निवेदन है, पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, आप और भी बहुत सेवा कर सकते हो, तन से, मन से, धन से। आप सब लोग एक बार कलकत्ता से बॉर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। कलकत्ता के पास हमारी पहली गौशाला है जिसमें 2500 गौ माता है। उसके बाद में 100 किलोमीटर में फिर एक पोस्ट है, फिर ऐसे ऐसे 12 गौशाले हैं। तो आप लोग एक बार बॉर्डर पे आए और वहाँ देखे गौ माता की क्या स्थिति हो रही है। वहाँ पे हमारे सामने कसाई गायों को लिए खड़ी है, 100 गायें खड़ी है, और पास में BSF का जवान खड़ा है। वो जवान हमें पूछता है कि बोलो जी, ये 100 गायें खड़ी हैं, इनको पार होने दें या पकड़ें। अब हम क्या जवाब देंगे? हम तो ये कहेंगे जी पकड़ो। अब पकड़ेंगे तो उनको रखेगा। ये बहुत बड़ी भयंकर स्थिति है। तो इसके लिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप समय निकाल के, जब भी आपको समय हो, मेरे संपर्क करें। पैसे नहीं चाहिए हमें, आप एक बार बॉर्डर पे वहाँ आए, आप देखें, आपका मन मांगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो आप जितना आपका सहयोग हो, तन से, मन से, धन से, उसमें सहयोग करना चाहिए। और संतों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी एक बार वहाँ अवश्य पधारें। सरकार के यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कामधेनु गायों के भारत सरकार के यहाँ अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा, मेरी बात को क्षमा करना नहीं थाने लें। इनको पूरा पता है, हमारे कार्यकर्ता लोग, सुदर्शन जी कौशिक है, हमारी दिल्ली की टीम है, इनसे 1-2 बार मिली है, इनको पत्र भी दिया है, सारी बातें बताई गई, ऐसे ऐसे गायें पकड़ रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी स्थिति है, वहाँ रोजाना बरसात हो रही है, गायें कीचड़ में खड़ी है, 10-10 दिन से गायें बैठ नहीं रही है। हम लोगों ने सोचा कि यार क्या करें, गायें मर रही है यहाँ पे, तो इन गायों को कैसे राजस्थान लाएं, कैसे हरियाणा लाएं। तो अन्य स्टेटों के जो लोग हैं, वृंदावन में संत रमेश बाबा, उन्होंने कहा कि 2000 गायें मेरे को दे दो, मैं यहाँ लेने को तैयार हूँ। राजस्थान में भोले बाबा ने कहा 1000 गायें मेरे को दे दो, मैं लेने को तैयार हूँ। हरियाणा में कृष्णानंद जी महाराज ने कहा 2000 गायें मैं लेने को तैयार हूँ। ऐसे 10,000 गायों के लिए संत लोग लेने को तैयार है। मोदी जी बैठे हुए, इनसे हमने निवेदन किया कि आप हमें रेलगाड़ी के द्वारा ट्रेन बुक करो और हम उन गायों को 24 घंटे 36 घंटे में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन स्टेटों में उन गायों को ला सकते हैं, ताकि वो गाय वहाँ मरे नहीं। हम कंटिन्यू 3-4 महीने से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। मोदी मेरे सामने बैठे हैं भारत सरकार के, तो मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अन्यथा न ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि इस विषय पे आप गंभीरता से ले और आप एक बार हमारे साथ चल के बॉर्डर पे वस्तु स्थिति देखें कि वहाँ क्या स्थिति है। 10-10 दिन से गायें बैठ नहीं पा रही भाई साहब, कीचड़ में गायें खड़ी, ये पोजीशन है वहाँ पे। चारा हम डाल रहे हैं, उनको सूखा डाल रहे हैं, दाना सब कुछ दे रहे हैं, डॉक्टरों की टीम भी लगी हुई है, लेकिन वहाँ पत्थर की जमीन है, पानी है, वहाँ ये पोजीशन है। और तो और जो हमारी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में पकड़ी हुई गायों को भी रात को चोरी हो जाती है। BSF के जवान गौशालाओं में पहरा दे रहे हैं, ये वहाँ पोजीशन है। तो हम चाह रहे हैं कि उन गायों को वहाँ से निकालें। और ये जो ट्रक यहाँ से जा रहे हैं, अब हम काम करने के बाद में एक ट्रक यहाँ से चलेगा तो वो बॉर्डर पे जाएगा, 1 लाख रुपए खर्चा पड़ता है उसका, तो वो भविष्य में ऐसा काम नहीं करेगा। उसको पता है कि वहाँ पकड़ा जाता है, तो वो आगे काम नहीं करेगा। ये काम अब अंतिम लड़ाई है। 70 साल में ये लड़ाई पहले नहीं लड़ी गई, प्रथम बार लड़ी जा रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से हम इसमें कामयाब होंगे। तो मैंने समय आप लोगों का ज़्यादा ले लिया। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, एक ही आग्रह है कि हम गायों की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गायें, लेकिन एक बार आप वहाँ जाके देखो गायों की क्या पोजीशन हो रही है। हम यहाँ पे गायों को पाल रहे हैं, गौशाला में रख रहे हैं, लेकिन वहाँ जो एक समुद्र बह रहा है गायों का, पूरे भारत से जो गायें जा रही है, कितनी संख्या में गायें जा रही है, देखो आप, 20-20 हज़ार गायें एक रात को वहाँ से पार की जा रही है। हमारे सैनिक वहाँ लड़ रहे हैं, सामने गोलियां मार रहे हैं, वो उनको गोलियां मार रहे हैं। मेरे पास कुछ ऐसे वीडियो है कि गायों पे वो लोग बम, फूटने वाले बम लगा करके गायों के यहाँ पे, और गायों को धक्का मारते हैं। जैसे ही BSF का जवान जाएगा, गाय को हाथ डालेगा, बम फट जाएगा। इसलिए फौजी पास में नहीं जाते। फिर भी हमारे जवान रात दिन लगे हुए हैं, बेचारे वहाँ गाय पकड़ रहे हैं। हम उनको आश्वासन दिया कि जो भी गाय पकड़ोगे
हम हर गाय को हम लेंगे और हम ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार आप जो भी भाई वहाँ जाना चाहे एक बार बॉर्डर पे चलो, देखो, आपका मन मांगे तो कुछ सहयोग करो, क्योंकि ये जो भारत पे कलंक लगा हुआ है ना, ये कलंक ऐसे मिटने वाला नहीं है। हम सब लोग इसमें सहयोग करेंगे तब जाके मिटेगा। ये किसी व्यक्ति का पर्सनल काम नहीं है। कामधेनु आयोग से जो आए हुए हैं उनसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप एक बार बॉर्डर पे चल के जरूर देखें और सरकार से आग्रह करें और हमें रेलगाड़ी की वहाँ सुविधा करवाएं, ताकि हम रेलगाड़ियों के द्वारा उन गौ माता को वहाँ से सुरक्षित लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं सूरजमाल सिंह जी, ललित जी, इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लोग जो भी यहाँ निर्णय लेंगे, हम इन निर्णय के साथ हैं और आगे से भी कभी भी गौ माता का जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, चाहे वो पथमेड़ा का हो, चाहे वो राजस्थान गौ सेवा आयोग का हो, गौरक्षा दल का हो, हमें वहाँ जाना चाहिए। संगठन सारे हैं, सब हमारे ही है, हमें सबका सहयोग करना है और आप सब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने अगर कुछ कोई गलत कहा है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप एक बार गौ माता के लिए कलकत्ता जरूर पधारें और वहाँ देखें गौ माता की क्या स्थिति है। भाइयों, जय बोलने से गौ माता नहीं बचेगी, गौ माता बचेगी लड़ने से। गांधी जी की शांति से देश आजाद नहीं हुआ, भगत सिंह जैसे जो लोगों ने वहाँ लड़ाई लड़ी तब जाके देश आजाद हुआ है। तो मेरा निवेदन है, गांधी जी भी बनिए और भगत सिंह भी बनिए और जो बने हुए हैं उनका सहयोग कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गौ माता की जय। आपके सामने गोरक्षा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबूलाल जी जांगड़ी जी ने एक सार गर्भित और जोशीले भाषण से आपका मनोबल बढ़ाया। मैं इनके लिए एक बार पुनः तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं कि आप ताली बजा के उनका स्वागत करें। हमारे बीच घनश्याम जी भट्टर नोखा से गोभक्त पधारे हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बच्चू भाई जी अग्रवाल, सत्यनारायण जी राठी, प्रयागचंद जी चांडक, शंकर जी बाधाणी आदि भी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अब मैं अगले क्रम में निर्मल जी बरड़िया बीकानेर से ही हैं और उनसे आग्रह करूंगा कि वो पधारें और अपनी बात रखें। आप बैंक में कार्यरत व्यक्ति हैं और गौशाला का काम भी करते हैं और बीज, खाद और अन्य प्रकार के सभी खाद्य पदार्थों का ध्यान रखते हुए उनका वितरण भी करते हैं। श्री पूज्य संत वृंद के चरणों में वंदन। मंचासीन सभी महानुभाव और सामने विराजित गो सेवक, गो भक्त, उनके चरणों में वंदन। मेरे को दो विषय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। बहुत छोटे छोटे विषय हैं लेकिन गाय से जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला विषय है, जो मृत गाय है उसका निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा है। उस कारण से बहुत बड़ी समस्या हर गांव में, हर सड़क के किनारे आपको मिल रही है। जो पहले मृत गायों का निस्तारण होता था, गिद्ध, चील, कौवे, कुत्ते, लोमड़ी और ये दूसरे जो जानवर है उसका ठीक समय पर निस्तारण कर देते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, 90 दिन तक वो गोवंश है वो सड़ता रहता है। सांसी समुदाय के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले चमड़ा बिकता था, हड्डियां बिकती थी, इस कारण से हमारी रुचि रहती थी, लेकिन अब वो काम है वो बंद हो गया। तो पशु है वो कहाँ डालें, हर गांव में झगड़ा होता है। तो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी आग्रह है कि एक समुचित व्यवस्था इस संबंध में बनाई जाए और इस संबंध में समाधि लगाने की परंपरा ये गौशालाओं के माध्यम से हो सकती है। समाधि की प्रक्रिया क्या हो, कैसे समाधि लगाई जाए, इसके संबंध में मैंने एक व्हाट्सएप पूरा मैसेज तैयार किया है, वो आप सबको तक पहुंच जाएगा। उसमें पूरी सारी डिटेल है, किस तरह से समाधि लगाने की प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसमें टेलीफोन नंबर भी दिए हुए हैं। आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो कि समाधि कैसे लगानी है, वो बात है वो समझ सकते हैं। दूसरा जो विषय है वो
दो तीन लोगों ने इंगित किया कि जमीन है गौशाला की या गाय के लिए जो आरक्षित जमीन है उस पे कब्जे हो रहे हैं, या बबूल या दूसरी इस तरह की वनस्पतियां जो गाय के काम नहीं आती है उनका बाहुल्य हो रहा है। 56 लाख एकड़ का जो आंकड़ा आया उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने लगभग बीकानेर जिले का जो सर्वे किया उसमें 10 लाख बीघा जमीन में अभी कीकर, आक, धतूरा, बगरा, घोड़ावण इस तरह की जो वनस्पतियां हैं उनका कब्जा है। अब आप कल्पना करिए 10 लाख बीघा जमीन बहुत होती है, लेकिन उस पे घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, क्योंकि उन वनस्पतियों ने उस पर कब्जा कर रखा है। अब हम गाय के लिए काम करने वाले लोग, अगर हमने ठीक योजना बनाई और जो उपयोगी वनस्पतियां हैं उनके विस्तार की ठीक से योजना बनाई, तो जो अनुपयोगी वनस्पतियां हैं उनको हम रोक सकते हैं। कीकर, बबूल और ये सारी जो चीजें हैं इनको रोकने का एक ही उपाय है, जैसे सामाजिक संगठनों में, धार्मिक संस्थाओं में है कि अगर हमने अच्छे लोग हट गए तो बुरे लोग कब्जा करेंगे। इसी तरह जमीन पर है, अच्छी वनस्पति अगर हट गई तो बुरी वनस्पति जो काम नहीं आने वाली वनस्पति है उनका कब्जा हो जाएगा। इसके लिए सड़कों के किनारे पर बीज विस्तार केंद्र के रूप में एक छोटे छोटे प्लॉट विकसित किए जाएं। वो प्लॉट का क्या साइज हो, मोटे तौर पर सड़क का पानी जहां पर गिरता है, हर 500 मीटर पर सड़क के बहाव पर एक पानी गिरने का स्थान होता है, वहां 50 बाई 50 के प्लॉट में आप बीज विस्तार केंद्र के रूप में उसको डेवलप करिए। साल में 3 बार उस बीज विस्तार केंद्र में गाय चराने की व्यवस्था रहेगी, और वो जो गाय चरेगी उसका गोबर और गौमूत्र जहां जहां बिखरेगा, एक बीज विस्तार केंद्र से 1 करोड़ बीज हर साल निकलेंगे। एक सड़क पर हर 500 मीटर पर अगर ऐसे बीज विस्तार केंद्र विकसित किए जाएं तो 50 किलोमीटर की सड़क पर लगभग दोनों ओर जो केंद्र खड़े होंगे, 200 केंद्र खड़े होंगे। एक सड़क पर जो 50 किलोमीटर की सड़क है उस पे दोनों ओर 200 करोड़ बीज हर साल विस्तारित होंगे। इस तरह से जो बीज की समस्या है कि घास का बीज है वो ठीक जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। बीकानेर जिले का जो ये 40% भाग है, 50 लाख बीघा जमीन है, उस 50 लाख बीघा जमीन में ही गाय चरने लायक घास की स्थिति नहीं है। आप कल्पना करिए कि हम कहाँ हैं। हमें बीज की ओर ध्यान देना होगा और ऐसी योजनाएं तैयार करनी होगी जिसके माध्यम से हम बीज का संरक्षण करके गाय के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से बीज विस्तार का काम कर सकते हैं। बीज विस्तार के लिए भी मैंने व्हाट्सएप का पूरा मैसेज बनाया है, किस प्रकार से बीज है वो आगे बढ़ेगा। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे लिए, केवल गौशाला के लिए ही नहीं, पूरी गोवंश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। तो मेरे को जो 2 विषय दिए गए, मृत गाय के निस्तारण की जो समाधि व्यवस्था है और बीज विस्तार केंद्र के रूप में, ऐसे बहुत से खेत वाले भी हैं। जैसे मेरे अपने खुद के खेत में भी मैंने 400 बीघा में बीज विस्तार के रूप में एक केंद्र खड़ा किया है। अरबों की तादाद में हर साल वहां से बीज तैयार होता है। पशु पक्षी उस बीज को खाते हैं। जैसे एक रोज आता है वो बीज खाकर 15 किलोमीटर तक बीज लेके जाता है। हिरण आता है 3, 4, 5 किलोमीटर तक बीज लेके जाता है। पक्षी आता है वो 3, 4, 5 किलोमीटर तक बीज लेके जाता है। इस माध्यम से हम बहुत बड़ी वनस्पति जो हम विस्तार करना चाहते हैं उसका काम कर सकते हैं। दोनों व्हाट्सएप मैसेज आप सबके मोबाइल पर आ जाएंगे। मेरी बात मैंने अपने सबके सामने रखी है। इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल जी बरेड़िया। आप बैंक कर्मचारी रहते हुए भी खाद, बीज और इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गहन विचार करके इनका संसाधन एकत्रित करके आप लोगों के लिए बता रहे हैं। और अब मैं पुरुषोत्तम जी गोयल बालोतरा से पधारे हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आए, अपनी बात रखें। जो गोचर विकास पे अपनी बात रखेंगे श्री पुरुषोत्तम जी गोयल।
समय का विशेष ध्यान रखते हुए जल्दी से पधारें और अपनी भाषा पर नियंत्रण रखते हुए संक्षिप्त में पूरी बात कहें। श्री पुरुषोत्तम जी गोयल। मंचस्थ सभी संत महात्माओं के चरणों में वंदन करके सभी गो भक्तों के चरणों में भी प्रणाम करता हुआ मैं संक्षिप्त में एक निवेदन करूंगा। मेरे को बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। जैसे अभी बताया भाई साहब ने कि बीकानेर जिले में 10 लाख बीघा जमीन गोचर की है। मैं बाड़मेर जिले से आया हूं। बाड़मेर जिले में भी 9.25 लाख बीघा सिर्फ गोचर की है। उसके अलावा ओरण होती है, आगोर होती है, डोली होती है। ये सब अपने गायों के चरने के लिए ही काम आने लायक जमीन है, उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं होता है। अपन सभी गौशाला संचालक हैं। मेरा आपसे निवेदन है, अभी सभी विभिन्न गांवों से आए हैं। करीब करीब 90% गांवों में आज भी गोचर जमीन बची हुई है। अपन उस गोचर जमीन का ठीक से संरक्षण करके उसके अंदर खेजड़ी के पौधे पहले लगाएं, फिर सेवन या धामन घास लगाएं। ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अपन जो गौशाला चला रहे हैं उसका प्रति माह मेरा ऐसा मानना कि एक गोवंश के लिए कम से कम 1000 रुपये का प्रति माह का खर्चा होता ही होता है। अपन उसको जन सहयोग से इकट्ठा करते हैं या सरकार से सहयोग के नाते लेते हैं। मेरा आपसे पुरजोर आग्रह है कि अपन अपने बजट में से कुछ बजट 2%, 4%, 5%, 10% लेकर के अपने गांव की गोचर जमीन को विकसित करने के लिए अगर लगाएंगे तो 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका जो बजट है, गौशाला का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा। अपने को सबको जानकारी होगी, पहले जैसे अपने गांव का ग्वाला होता था, अपने घरों की गायों को वो लेकर के जाते थे गोचर जमीन में। आज वो प्रथा बंद हो रही है। अगर अपनी गोचर में चारा हो गया, गोचर यानी वो जमीन जहाँ गाय चर सके वो गोचर जमीन, तो उसी परंपरा को अपन वापस चालू करें। इसके लिए सभी गौशाला संचालकों से मेरा यही निवेदन है कि अपने अपने गांव की गोचर को जमीन को विकसित करें। विकसित करने के लिए कुछ प्रारूप मैंने ऐसा बनाया है, मैं कोशिश करूंगा। हालांकि मेरे पास लिखा हुआ, मैंने एक प्रारूप बनाया भी है, आज ही लिखा था, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। मैं व्हाट्सएप के जरिए आप सबको भेजने का उसका प्रयास करूंगा। जय गौ माता, जय भारत। किसी महानुभाव ने धन्यवाद के साथ लिखा है कि समय का ध्यान रखें, बोले धन्यवाद। अब मैं इस गौशाला संचालन कार्यक्रम की जो दूसरा पक्ष है उस विषय के लिए जो सम्मान समारोह है, दानशील है, गोपालक है, गौशाला समिति है, उन सबका जो सम्मान का कार्यक्रम है और हमारे बीच जो कामधेनु आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वल्लभ भाई जी कथीरिया पधारे हैं, उनका अभिनंदन भी कार्यक्रम रखा गया है। इस सब कार्यक्रम के लिए मैं हमारे सूरजमाल सिंह जी नीमराणा जी से आग्रह करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई के लिए इस माइक का उपयोग करें और अपनी बात रखें और सबको संबोधन करें। धन्यवाद अरविंद जी। हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग राशि के लिए श्री कमल किशोर जी पारिक सुपुत्र स्वतंत्रता सेनानी श्री सत्यनारायण जी पारिक ने 2100 रुपये दिए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। किसी भी कार्य के लिए सम्मान उनकी कार्य की महत्ता को प्रकट करता है। और आज हमारे मध्य एक ऐसे शख्स हैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया, जो पूरा जीवन अपना गौ सेवा में लगा दिया। आप वाजपेयी सरकार में जब मंत्री रहे तब भी गौ सेवा का क्षेत्र में काम करते थे। आप गुजरात में लगातार गोचर विकास पर काम करते रहे, गोचर विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। आप MBBS सर्जन हैं कैंसर के, 4 बार राजकोट से आप MP रहे, 7 वर्ष तक गुजरात में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। आपने 128 बार रक्तदान किया। इतने बड़े पद पे होते हुए भी रक्तदान के प्रति आपकी अभिरुचि सराहनीय है। आप अनेकों संस्थाओं से सम्मानित हुए। देश विदेश में गाय संरक्षण पर आप व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर वहाँ ये प्रयास करते हैं
कि भारतीय देशी गोवंश पनपे आगे बढ़े। मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री नरपत सिंह जी और संत समाज व अयोध्या पीठाधीश्वर बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज बिहारी लाल जी, आप श्री हमारे कामधेनु आयोग के अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन कर स्वागत करें। अभिनंदन की श्रेणी में समृति चिन्ह, अभिनंदन पत्थर, सभी मंच पर विराजे सभी खड़े होकर आपका अभिनंदन करें। शॉल दुपट्टा उड़ाकर आपका अभिनंदन करें। अभिनंदन व्यक्ति के कार्यों के प्रति हम सबकी भावना की सद प्रेरणा है। अभिनंदन से काम करने वालों में उत्साह का संचार होता है। समृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र, अब मैं निवेदन करूंगा श्री हरिकिशन जी राठी, पांचू गौशाला नौका से पधारे हुए हैं, कृपया मंच पर पधारें, उनका अभिनंदन किया जाएगा। श्री बल्लभ भाई कथीरिया और श्री हरिकिशन जी राठी, सभी संत समाज आपका अभिनंदन करेंगे। श्री हमारे बीच दिल्ली से एक गोभक्त मोनिका जी अरोड़ा पधारी हैं, आपका भी अभिनंदन है, आपका सम्मान करेंगे। मंचस्थ अतिथि श्री मोनिका जी कृपया मंच पर पधारें आगे। हाँ, आप सभी से निवेदन है कृपया एक बार विराजें और हमारे मुख्य अतिथि को सुनकर फिर जाएं। भोजन की व्यवस्था इस कार्यक्रम के पश्चात रहेगी। अब कुछ समय में हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले रहे हैं। हाँ, अब मैं निवेदन करूंगा संत रामस्वरूप दास जी महाराज गौ वाले बाबा, जो कि तूड़ी विभिन्न गौशालाओं में तूड़ी भिजवाते हैं, लिंगाला श्री गंगानगर के हैं, कृपया आप पधारें। आपका सम्मान माननीय अतिथि महोदय करेंगे और संत समाज करेगा। संत राम रूप दास जी महाराज गौ वाले बाबा, भाई साहब महाराज बोलो। हाँ जल्दी जल्दी से चलो आगे। करण भाई जी है। श्री प्रयाग जी चांडक केसर देसर जाटान गौशाला से हैं, कृपया पधारें। श्री प्रयाग जी चांडक केसर देसर गौशाला से पधारे हैं, कृपया मंच पर पधारें। हाँ। श्री राधे श्याम जी बत्रा, लिस्ट सुनो, लिस्ट बोलो, यहाँ चल रहा लिस्ट है तो बोलो, किसी लिस्ट है यहाँ ऊपर से बोलो, राष्ट्रीय है, राज्य स्तरीय, कहीं तो बताओ भैया। राज्य स्तरीय सम्मान के तहत तो ये सम्मान किया जा रहा है। बाकी क्या पाए होगा आप। प्रयाग जी चांडक आप बैठो, महाराज जी बैठो, नहीं सकना ठीक। हाँ, आप महाराज जी का स्वागत करो पहले। महाराज जी का स्वागत। हेलो बोलो। श्री संत रामस्वरूप दास जी महाराज गौ वाले बाबा जी का अभिनंदन करें।
मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी से, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऐसा बोला गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की। कहते हैं ना कि हमारे गुजराती में कहावत है, भूखिया भोजन न भजन न थाय। 2 बज गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहाँ गए हमारे सूरजमल जी? अभी मैं लास्ट हूँ ना, कि और भी बोलने वाले हैं अभी, तो मुझे बस इतना सहन करना पड़ेगा। इधर उधर जो भाई सब लोग गए हैं, सब आ जाए इधर, क्योंकि जो बात मुझे रखनी है पूरे राजस्थान प्रदेश में जानी चाहिए, और जो काम हम सब लोग कर रहे हैं उनके लिए काफी चर्चा के लिए आवश्यक बात है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज राजस्थान के इस बीकानेर शहर में, यहाँ बीकानेर गौशाला संघ बीकानेर, राष्ट्रीय गाय आंदोलन राजस्थान और गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान, 3 संस्थानों के तत्वावधान में यहाँ भारतीय गौवंश राष्ट्रीय धरोहर महोत्सव के नाम से हम सब एकत्रित हुए हैं। इस महोत्सव में उपस्थित सभी हमारे पूजनीय संतगण, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि समय ज्यादा चला गया है, उपस्थित सभी यहाँ बैठे और सामने बैठे। फिर एक कहावत है, हरि तारा नाम है 6000, क्या नाम है लखवी कंकोत्री। यानी कि यहाँ सब लोग हरि स्वरूप है, सब लोग गौ सेवक है, सब लोग गौ भक्त है। इन सबको गाय के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी गौ भक्त, गौ सेवक, यहाँ गौ वैज्ञानिक, गौ पालक, गौ संवर्धक, सभी प्रकार ऐसे गौ रक्षक, सबको मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। आज मैं गुजरात से हूँ, वैसे गुजरात और राजस्थान का एक अजोड़ नाता भी रहा है, दोनों बॉर्डर स्टेट हैं। वहाँ से गिर से लेकर कांकरेज, कांकरेज से लेकर थरपारकर, और यहाँ राठी, और आगे जाए तो हरियाणवी, और उससे आगे जाए तो साहिवाल। ऐसे पूरी सीरीज ऑफ गौ माता की एक जितनी भी हमारे यहाँ लगभग, आजकल तो वैसे अभी मुझे कहा गया कि 100 से ज़्यादा अपनी ब्रीड थी, लेकिन कम से कम 40-45 जो अपनी प्रजातियाँ बची है गौ माता की, तो इसके नाते गुजरात और राजस्थान का अच्छा नाता रहा है। काफ़ी भौगोलिक समता भी है। गौ सेवा के बारे में भी मैं कहूँगा कि राजस्थान एक उत्कृष्ट उदाहरण है गौ सेवा का। अनेक ऐसी गौशालाएं हैं जो एक आदर्श गौशाला के रूप में सही मायने में राजस्थान में स्थित हैं, और उसके आधार पर जो ये गौशालाएं बनी हैं उसमें जो दानशील, दान देने वाले लोग, ये भी यहाँ के राजस्थान के अव्वल नंबर हैं। चाहे वो अभी गौशाला के लिए ये कलकत्ता से बैठे यहाँ भेजे, मुंबई में से बैठे बैठे यहाँ भेजते हैं, या तो कहीं विदेश में बैठे भी अपने राजस्थान की गौशाला के लिए चंदा भेज रहे हैं। ऐसे बहुत से दानशील लोगों को मैं मिला हूँ। ये भूमि है, ये राजस्थान की भूमि है, शौर्य की भूमि है, ये बलिदान की भूमि है। ऐसी भूमि में आते हुए मुझे बहुत गर्व है, बहुत आनंदित हुआ हूँ मैं। गौ सेवा में भी
राजस्थान का एक उत्कृष्ट काम है, इसलिए भी मैं आप सबको यहाँ गौशाला के जितने भी अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं, संचालक है, ट्रस्टीज है, गौ सेवा में विविध प्रकार से काम कर रहे लोग हैं, मैं अभिनंदन करूंगा अपने सूरजमाल सिंह जी को। बहुत महीने से मुझे कह रहे थे कि बीकानेर आना है, बीकानेर आना है, और आज ये शुभ समन्वय हो गया। लेकिन आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर के गौ सेवा के बारे में चिंतन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ मुझे जितने हम सब लोग हैं उनको गौ रक्षा, गौ सेवा के बारे में यहाँ संतगण बैठा है। अपने देश में सही मायने में संतों ने जो गौ सेवा का बीड़ा उठाया है, वैसे तो अपना देश एक गौ संस्कृति का देश है। ऋषि, कृषि और गौ संस्कृति का इस देश सालों से गौ माता की महिमा, अध्यात्म और धर्म में भी उनका महिमा, उतना महात्म्य, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी आज ये गौ माता की अवदशा क्यों? गौ माता के लिए सम्मेलन क्यों करना पड़ता है? गौ माता के लिए गावो विश्वस्य मातरः कहा गया है। गाव सर्व सुख प्रदा ऐसा बोलते हैं। फिर भी इस गौ माता के लिए गौशाला करनी पड़े, पांजरापोल करनी पड़े, गौ सदन करने पड़े। मुझे लगता है कि हमें इसके लिए गौ सेवा शब्द, इसमें जो भ्रांति आई और उनके कारण लोग जो विलुप्त होते गए गाय से, उसका संशोधन करते हुए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पे लाए। थिंक डिफरेंटली ये कहा गया है और एक्ट डिफरेंटली। आज ये समय आया है कि हम सबको कहीं अलग तरीके से काम करने की आवश्यकता है। गौ सेवा यानी केवल मैं थोड़ा सा गौ ग्रास दे दूं, पहली रोटी दे दूं, गाय माता की पूजा कर लूं, इतने से सीमित होने के कारण ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज ये हम स्थिति आई है। उसमें से मुझे लगता है कि कैसे अब आने वाले समय में, देखिए कभी कभी मैं हंसते हंसते ये कहता हूं कि 2014 में हम बार बार बोल रहे थे ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अब कहते कि अच्छे दिन आए हैं। मैं जरूर कहूंगा आप सबको, और हम सबको कहना पड़ेगा कि अब सही मायने में अच्छा समय आया है। गौ सेवा को पर्याप्त रूप से समझ करके जितने भी गौ सेवा के आयाम हैं, उस सब आयाम पर काम करने की आवश्यकता है, और ये सही समय आया है। सरकार साथ है, समाज साथ है, साधु संत गण समाज हमारे साथ है। सबको मिल करके अपना माइंड सेट ये जरा अलग प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। अलग प्रकार के सोच के साथ इस देश में गौ सेवा के प्रारूप को बदल के सही मायने में जो समस्या है उनका निराकरण करने का ये समय सही आया है, और इसके लिए हम सबको साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। अपने यशस्वी हमारे विधायक जी ने कहा, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारतीय संस्कृति के प्रखर सेवक तो है ही। उन्होंने जैसे कहा कि ऋषि, कृषि और गौ संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने भारत को फिर से एक गौरवशाली और वैभवशाली भारत बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से कैसे एक सांस्कृतिक बोझ पर एक कृषि, एक ऋषि, एजुकेशन, और इसके आधार पर गौ संस्कृति का पुनर्स्थापन, इनके लिए कैसे काम करना है,
उनका क्या केवल बातें नहीं, लेकिन बात को कैसे अपने आचार में रख करके काम करना, उनके लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की रचना की। कामधेनु सही मायने में सर्व इच्छा पूर्ण करने वाली, अपने देश की समृद्धि, देश की संस्कृति, देश का वैभव, देश का गौरव कैसे बढ़े, उसमें गाय का महत्व, गाय का प्रदान। गाय सही मायने में सर्व सुख प्रदा कहा गया है, तो उनको कैसे कार्यान्वित किया जाए। पहला काम गौरक्षा का। गौरक्षा के लिए जहां जहां कानून है, जो राज्यों में बंधारण हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी धारा 48, 51A में कहा गया है, और उसके आधार पर कैसे एक भी गाय की हत्या न हो, गौ माता की हत्या न हो, एक काम। और उसमें साधु संतों ने कितने सालों से, आजादी के समय से अभी तक जो काम किया है पूरे समाज में, उसको ध्यान रखते हुए एक कानून को सख्ताई से काम करवाना। हमारे मैं वैसे पहले गुजरात राज्य में और बाद में अभी देश भर में घूमता हूँ। जो गौरक्षक काम कर रहे हैं, वो गौरक्षकों को भी कैसे अच्छी तरह से तालीम दी जाए, उनको भी अच्छी तरह से वहाँ के राज्य के कानून की सही मायने में समझ आए। पुलिस और सरकार के साथ मिलकर के कैसे अपने केस दाखिल करें। अच्छे एडवोकेट्स जो काम कर रहे हैं गौ सेवा में या तो प्राणी कल्याण में, उनके साथ जुड़ करके केस को मजबूत बनाएं। इतना नहीं, केस जब तक पूरा हो तब तक उनका फॉलोअप करें। इसके लिए उनका प्रशिक्षण। गाय या तो गौ माता, ये गौवंश जहाँ पकड़ा जाता है वहाँ से हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। वहाँ से लेकर के उनको गौशाला में रखना, उनका अच्छी तरह से देखभाल हो, प्रबंधन हो, जब तक केस पूरा ना हो तब तक फॉलोअप करें, ये सब बातें। और हमें ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुख के साथ एक बार कहा था, जो बॉब लिंचिंग आजकल बाकी के लोग, सेक्युलर लोग चला रहे हैं ना बात, क्योंकि वो एक छोटा सा मुद्दा मिल जाए और उनको हाईलाइट करके पूरे विश्व में हमें बदनाम करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उसके सामने भी हमें सावधान रह करके ये भी ध्यान रखना है कि कानून हाथ में न लेते हुए, लेकिन कानून का सख्ताई से पालन हो, कड़काई से काम हो, ये देखने की भी हमारी सबकी आवश्यकता है। उनका भी ध्यान रखना, ये पहला काम। बंगाल से तस्करी की बात हुई, इसलिए मैं अपने बाबूलाल जी को प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए ये भी कह दूं कि 2014 में मैं गुजरात में था, मैं राष्ट्रीय लेवल पर नहीं था, फिर भी पहला मैंने पत्र लिख करके ही ये भारत सरकार को ये गौरक्षा, ये बांग्लादेश वाली बात को वहाँ के भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग करवा के एक रचना की, कमेटी की, और उसके आधार पर बीएसएफ को एक काम सौंपा गया। और बाद में आपको जानते हैं कि कितना काम हो रहा है। अब हमारी जिम्मेवारी है, भाई बात भी सही है कि वहाँ काफ़ी मात्रा में गौवंश पकड़ा जाता है, उनकी व्यवस्था, उनका व्यवस्थापन करना, उसकी दिशा में अपने सुनील मान सिंह का जी, हमारे जो बोर्ड के एक मेंबर है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। उनका एक दौरा भी हो गया है। अपने बाकी के ज्ञान फाउंडेशन, ध्यान फाउंडेशन और भी बहुत से लोग हमारे संपर्क में, उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन ये बड़ा विषय, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए, हम कमिटेड हैं, हम चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ गाय पकड़ी जाए, उनका कैसे अच्छी तरह से, क्योंकि एक तो हमें समझना पड़ेगा, यहाँ गोपालक हम सब बैठे, गौ सेवक बैठे, तब कि गाय तो घर घर में होनी चाहिए। गाय हमारे घर का अभिन्न अंग है। गाय कोई गौशाला में पालने का प्राणी नहीं है, एक अद्भुत जीवात्मा है, अतुल्य जीवात्मा है, अमूल्य है। ऐसे जीवात्मा को कैसे घर घर में परकोलेट किया जाए, एक एक घर घर में कैसे गाय बंधी जाए, गाय की सेवा की जाए। और गाय की सेवा तो मैं, यही तो मैं कहता हूँ कि भ्रांतियाँ कितनी हैं। गाय की सेवा हम नहीं करते। एक्चुअली गाय हमारी व्यक्ति से लेकर के पूरे समाज, व्यक्ति से लेकर समष्टि नहीं परमेष्टि तक की ये सेवा गौ माता करती है। तो उनका ध्यान रखना ये हमारी फर्ज है, हमारा कर्तव्य है।
इस नाते गाय को एक समझा जाए, माहौल बनाया जाए और उसके लिए एक एक योजना कैसे कार्यरत की जाए, ये काम करने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का माननीय प्रधानमंत्री जी ने गठन किया है। अभी शुरुआत है, लेकिन इसलिए अभी नीतियाँ बनानी है, पॉलिसीज बनानी है। पहला तो ये कि गाय को क्यों हमारे किसान छोड़ देते हैं। मैं भी किसान हूँ, मैंने भी खेती की है, अभी भी करता हूँ। मैंने भी गाय पाली है, पालता हूँ अभी भी। गाय की सेवा की है, गाय का दूध पिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अब समय क्या आ गया। उस समय मैं गाय को जब अपने गांव से बाहर गौचर के लिए छोड़ने जाता था, तो उस समय गाय का जो गोबर उनको हाथ में लेकर के फिर मैं घर पे लाता था। मुझे वो पता नहीं था कि इनके इसमें इतने बैक्टीरिया है, इसलिए इतना बढ़िया खाद है, लेकिन इतना पता था कि एक खाद के रूप में काम आएगा, इसलिए मैं अपने घर पे लाता था। आज क्या हो गया है, गाय का ग था वो गधा का ग बोला गया, शुरू कर दिया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। वहां से चेंज करके कैसे अपने बच्चों को, हमारे कहाँ के सूरज जी सही नहीं है कि नहीं, बच्चों को पहले से अपने बचपन से ही गाय के बारे में सही धर्म, अर्थ, विज्ञान और समाज को साथ रखते हुए उनको सही मायने में एक ज्ञान मिले, ताकि वो गाय को अच्छी तरह से पाले, समझे और अपने जीवन में उनका कैसे उपयोग करना चाहिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने आरोग्य के लिए, पूरी पर्यावरण रक्षा के लिए, ये सब बातें ऐसे कैसे ग्रंथस्थ की जाए, इसके लिए हमने प्रयास शुरू किया है कि भारत सरकार के पाठ्यक्रम में भी एक गाय के बारे में, जहाँ बच्चा छोटा है तो उनके बारे में इतना अभ्यास, हाई स्कूल में तो इतना अभ्यासक्रम में, कॉलेज में इतना, उससे आगे पीएचडी तक, उससे आगे वेटरनरी में आज क्या है, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे दोनों डीन साहब बैठे हैं, हमारे यादव साहब बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग भी बैठे होंगे, हमारे अधिकारी भी। वेटरनरी कॉलेज में केवल वेटरनरी शिक्षा दी जाती है कि गाय को, जैसे हमें मेडिकल में मैं था तो हमें कैसे दर्दी को रोग से सारवार करना, कैसे उनको बीमारी हो गई तो कैसे सारवार करना, लेकिन रोग हो ही नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा गया है कि बीमारी ना हो, ऐसी व्यवस्था की बात हमारे समाज में शिक्षा में आई नहीं है। तो ऐसे कि अच्छा गौ पालन कैसे हो, ऐसा गौ प्रबंधन कैसे हो, गौ स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, इसके लिए भी पाठ्यक्रम में सुझाव, ये पाठ्यक्रम में ये वहाँ अलग अलग पाठ आए, ये सब बातें, ताकि एक नई पीढ़ी को नई तरीके से गाय को समझने और उसके साथ एक नाता जोड़ने का, संवेदना के साथ एक अर्थ के साथ, एक विज्ञान के साथ जोड़ने का नाता उनको मिले, ये काम करने का हमने शुरू किया है। और आने वाले दिनों में ये धीमे धीमे समाज में ये पाठ्यक्रम में आ जाएगा। दूसरी बात है कि गाय को छोड़ देते किसान, क्योंकि सब कहते हैं कि भाई गाय दूध इतना नहीं देती नहीं है तो पोषण क्षम नहीं है, क्योंकि वायबल नहीं है, एक शब्द हमारे इंग्लिश में वायबल नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है कि अपने यहाँ की देसी गाय का दूध आजकल जो A2 मिल्क के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में, आज हमने नहीं किया संशोधन, केवल हम तो कहते ही थे पहले कि गावो दूध अमृतम, गाय का दूध अमृत है, लेकिन आज पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने कहना शुरू कर दिया है कि सही मायने में भारतीय गाय जो बोस इंडिकस है, जो खूंद वाली अपनी गाय है, देसी गाय है, उनका दूध ये एक क्वालिटी वाला इतना अच्छा है। मैं अपने संत महात्मा को कहूँगा कि आप अपने भाषण में हर जहाँ भी जाए, कोई भी प्रवचन में 15 मिनट गाय के लिए दीजिए और ये बात करिए कि ये गाय का दूध सही मायने में अमृत है, उसमें कितनी बीमारियां हटाने की, कितना शरीर को स्वस्थ रखने की, स्वस्थ रखने की कितनी ताकत है। एक तो हम डॉक्टर ही गलत बोल रहे हैं, मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ, इसीलिए कहूँगा क्षमा मांगते हुए हमारे डॉक्टर समुदाय की, कि हम कहते हैं कि भाई घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन गाय का घी और गाय का दूध तो सही मायने में खाना ज्यादा चाहिए। उसमें तो HDL है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कहते हैं कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन गाय के दूध से नहीं, ये आज विज्ञान ने साबित कर दिया है।
गाय के दूध में जो कोलेस्ट्रॉल वो एचडीएल टाइप का है, वो अपने रोग को शरीर को अच्छा रखता है। ये सब बातें गाय के दूध में जो है, गाय के घी में जो गुणवत्ता है, वो भी पाठ्यक्रम में आए, वो भी समाज के सामने आए, और उसके आधार पर गाय के दूध का भाव, गाय के दूध का दाम किसानों को मिले। इसलिए यहाँ बैठे वाले गौशाला वाले, यहाँ बैठे हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको भी मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री ने मेक इन इंडिया कंसेप्ट के अंडर भारत में बनाओ, भारत में उत्पादन करो, तो मेक इन इंडिया कंसेप्ट के अंदर स्टार्टअप योजना स्टार्ट की है। स्टार्टअप बिजनेस, एक बिजनेस मॉड्यूल बनाए। मैं 10, 20, 50 गाय रखूंगा, उस गाय का दूध ए टू मिल्क के नाते शहरों में जहां लोगों को समझ में आ गया है कि ये गाय का दूध जरूरी है हमें, पूरे देश में, दिल्ली में मैं गया हूं, पूरे देश में जहां जहां जाता हूं, 70, 80, 90, 100, इससे ज्यादा 120 रुपये लीटर आज गाय का, देसी गाय का दूध बिकता है। तो ये सबसे अच्छा एक बढ़िया बिजनेस हो सकता है। एंटरप्रेन्योर बच्चों के लिए, यंगस्टर के लिए, उसके लिए कैसे योजनाएं बनाई जाए। भारत सरकार का उपक्रम है EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उनके साथ हमारी 4 मीटिंग हो गई है। वो एक कोर्स तैयार कर रहे हैं, सिलेबस तैयार कर रहे हैं। जो भी लड़का ग्रेजुएट होने के बाद ये कोर्स करेगा तो उनको कैसे सब्सिडी मिले, कैसे कहाँ सरकार की योजना से कैसा लाभ मिले। अनेक योजना है, कोई एक गाय कोई एक डिपार्टमेंट से जुड़ी नहीं हुई है। गाय दूध के लिए डेयरी से जुड़ी हुई है, गाय ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, गाय गोबर के लिए फर्टिलाइजर और केमिकल और पेस्टिसाइड आयुष डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, गाय गौमूत्र से फिर से आयुष और मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, फर्टिलाइजर, केमिकल, गाय ये स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग का अभी बोला गया, सुभाष पालेकर की बात। आज विश्व लोहा मानता है कि अपनी देसी गाय के गोबर में जितने बैक्टीरिया हैं उतने एक भी गाय या तो एक भी पशु में नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई गौ आधारित कृषि पहले करते ही थे, हम भूल गए। फिर से हमारे किसानों को इस तरफ लाने के लिए ये देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से बना जीवामृत, उसके बना पेस्टिसाइड, ये सबको कैसे बिजनेस के रूप में, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में हमारे यंगस्टर लाए, इसके लिए एक पूरा सिलेबस बन रहा है ताकि बहुत सी मात्रा में लोग आगे आए। किसान चाहता है तो अपने 2 गाय रखे। यूपी सरकार ने अभी योजना कर दी है। मैं अपने वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ये प्रश्न सोल्व करने के लिए पूरे यूपी में गांव-गांव में गौ सदन की शुरुआत। गौ सदन के लिए वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के मामलतदार, वहाँ के सरपंच, जो प्रधान, उनको जिम्मेवार करके गौशाला का प्रबंधन करना, जमीन का आवंटन करना। पहले फेज में गाय के लिए पर गौ 30 रुपया देने का प्रावधान। उससे भी आगे उन्होंने ये किया है महाराज श्री कि जो किसान गाय रखना चाहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 गाय के लिए उनको, किसान को जो वो गाय ले जाएगा जहाँ गौ सदन में आवारा गाय रखी गई है, वहाँ ऐसी गाय जो किसान ले जाएगा और अपने घर पे रखेगा और उसमें से अच्छी गाय को फिर से फर्टाइल होकर के फिर से बछड़ा बछड़ियाँ देने लगेगी, वो तो बेनिफिट होगा ही। लेकिन गाय के गोबर गौमूत्र से यदि वो खेती करेगा, इसके लिए पर गौ 30 रुपया देने का प्रावधान वो वहाँ की यूपी सरकार ने किया है। उनका लाभ और उनके आधार पर पूरे देश के लिए योजना बने ताकि गौशाला से गाय खाली हो जाए। गौशाला में तो इतनी ही गाय रहनी चाहिए जो सही मायने में एकदम बीमार, एकदम वृद्ध, अशक्त। बाकी के बछड़े बछड़िया, और मैंने प्रयोग किया है गुजरात में, हमने पूरे राजस्थान से आपका जुड़ा हुआ हमारा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के अच्छे अच्छे बैल जो खेती के काम में आ सकते हैं, उस बैल बछड़े को, वहाँ हमारा आदिवासी इलाका है, वहाँ आज भी ट्रैक्टर जहाँ नहीं पहुँचा है, जहाँ अभी भी वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं आई है, वहाँ किसान अपनी खेती बछड़ों से करता है, यानी कि बैल से करता है। ऐसे किसानों को हमने फ्री ऑफ, बिना शुल्क, ऐसे 1000 2000 नहीं, अब तक 78,000 78,000
ऐसे बछड़े और बैल अपने किसानों को फ्री ऑफ बांटना, तो ये देश में, पूरे देश में योजना हो जहाँ अच्छा बैल ले जाए, खेती करे। और उनके साथ साथ हम ये जोड़ देंगे कि यदि वो यूरिया और डीएपी बंद करके यदि वो जीवामृत बनाएगा, यदि वो बायो पेस्टिसाइड बनाएगा और केमिकल का उपयोग नहीं करेगा, तो उनके आधार पर जैसे आज 1 एकड़ पर 2000 रुपये दिए जा रहे हैं किसान को, वैसे इसमें भी योजना बनाने की एक शुरुआत की है कि इसमें भी यदि किसान जैविक कृषि करता है और सरकार की सब्सिडी डीएपी और यूरिया की जो बचाता है, क्योंकि सरकार आजकल हर डीएपी, यूरिया, एनपीके पर सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी सीधी अपने किसान को मिले जो जीवामृत बनाएगा। तो इनके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी 15 अगस्त के लाल किले के भाषण में भी कहा कि मैं ये धरती माता को जहर मुक्त बनाना चाहता हूँ। कैसे बनेगी? केवल गाय से, केवल के गाय के गोबर और गौमूत्र से बनाए गए बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड। और इसके लिए योजना तो आजकल ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ये सब काम में नीतियाँ बनाने, ये पॉलिसी बनाने में लगा है। यहाँ संत महात्मा बैठे हैं, अनेक गौशाला वाले बैठे हैं, लेकिन आज की गौशाला की बहुत सी, मैं राजस्थान की बात नहीं करूँगा, गुजरात की